हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉइंट स्टडी। तो दोस्तों आज हम यहाँ चर्चा करेंगे 30 जून के करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों हम यहाँ करंट के टॉप 10 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे और साथ के साथ में उनके हम रिवीजन भी करते चलेंगे। हम यहाँ जो क्वेश्चन करेंगे वो जीएस प्लस करंट बेस होगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पॉइंट स्टडी को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हाल ही में सरकार ने पशु चिकित्सा दवाओं के लिए एनओसी देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो यहाँ पर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, नंदी पोर्टल। कौन सा पोर्टल शुरू किया है, नंदी पोर्टल। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं एनओसी। एनओसी क्या होता है। तो दोस्तों एनओसी होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो दोस्तों राइटिंग पे इतना ध्यान मत देना, जो बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा फोकस करना और साथ के साथ क्या है उसी राइटिंग के उस पर उस चीज को लिखते चलना। ठीक है। तो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसका मतलब क्या होता है, अनापत्ति प्रमाण पत्र होता है। अनापत्ति प्रमाण पत्र एक तरीके से हम कह सकते हैं अपने व्यवहार का सर्टिफिकेट होता है। ये जो हम व्यवहार कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट होता है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्शन ना उठा सके, इस तरीके का हमें व्यवहार करना है। तो देखो ये शुरू किसने किया है, इसकी शुरुआत की है ये की है मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने, और डेयरी मंत्रालय। ठीक है, इसकी शुरुआत की है। ठीक है। देखो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है आवेदनों को समय पर संशोधित करना और इन आवश्यक उत्पादों के लिए गैर आपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करना। ठीक है। मतलब कहने का ये है आवेदनों को, मतलब जो भी आवेदन हो रहा है उनको समय के साथ बदल के संशोधित करके उनको एनओसी को उन्हें जारी करना। ठीक है। अगर हम बात करें हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री कौन है, वह पुरुषोत्तम रुपाला। क्या नाम है, पुरुषोत्तम रुपाला। ठीक है। पशुपालन और डेयरी मंत्री क्या है, ये कौन है, पुरुषोत्तम रुपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है प्रिया एएस को। ठीक है, इनमें से अब देखो इसकी घोषणा हो चुकी है साहित्य अकादमी पुरस्कार की, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार की हो चुकी है। ठीक है। तो ये जो है हमारे जो प्रिया एएस है इन्हें मलयालम भाषा में दिया गया है। कौन सी भाषा में, मलयालम भाषा में। ठीक है, कहाँ की भाषा है ये, केरल की। ठीक है, और ये भी केरल की रहने वाली है। ठीक है। अगर हम बात करें हमारे जो देखो इसे मलयालम भाषा में किसके ऊपर दिया गया है, पेरूमा पेरूमा जहाटे कंजीत आलूकल। ठीक है, ये है इसके ऊपर इन्हें क्या मलयालम में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें देखो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे हम। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन और क्या इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है ये बताओ हिंदी में किसको मिला है। हिंदी में मिला है सूर्यनाथ सिंह को। से मिला है सूर्यनाथ सिंह को मिला है। ठीक है। इसके लिए कौतुक ऐप, कौतुक ऐप के लिए। ठीक है। अगर हम बात करें अंग्रेजी में, अंग्रेजी में किसे मिला है, अंग्रेजी में मिला है सुधा मूर्ति को। किसे मिला है, सुधा मूर्ति को। ठीक है। इन्हें किसके लिए मिला है, इन्हें मिला है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरेज। ठीक है। तो ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरेज। ठीक है, ये मिला है इंग्लिश में, अंग्रेजी में। अगर हम बात करें पंजाबी में, तो पंजाबी में किसे मिला है, गुरमीत कडी आलवी को। ठीक है, किसके लिए, सच्ची दी कहानी के लिए। इसके लिए सच्ची दी कहानी के लिए। ठीक है। अब देखो थोड़ा साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं, देखो कितनी भाषाओं में मिलता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। तो 22 भाषा में 22 भाषा में से हमें जो मिलता है
ये लेकिन मिलता कितने 24 भाषाओं में मिलता है। ठीक है, मतलब जो हमारे संविधान की अनुसूची में नहीं है उनमें से भी दो एक्स्ट्रा लैंग्वेज है। कौन कौन सी है? एक तो अंग्रेजी है और दूसरी राजस्थानी। एक चीज ध्यान रखने वाली, इस बार जो है कश्मीरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है, कश्मीरी भाषा में नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई तो 1955 में। ठीक है, 1955 में हिंदी माखनलाल चतुर्वेदी को क्या है, ये दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, हाल ही में भारत 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ करेगा? तो ये कहाँ पर करेगा? गुरुग्राम में। कहाँ पर करेगा? गुरुग्राम में। तो ये 2 दिवसीय स्टार्टअप बैठक है, तो G20 का सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? भारत में। कहाँ पर हो रहा है? भारत में। इस समय जो लास्ट वो चल रहा है 2 दिवसीय स्टार्टअप 20, ये लास्ट वो है सीजन इसका। ये जो इसकी बैठक है, इसकी बैठक का क्या नाम दिया गया है? कि बैठक का नाम दिया गया है शिखर, का नाम दिया गया है शिखर, जिसे कहते हैं पर्वत। क्या कहते हैं? पर्वत। ठीक, और इसके जो अध्यक्ष हैं, जो हमारे इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, अध्यक्ष किसे बनाया गया है? चिंतन वैष्णव को। किसे बनाया गया है? चिंतन वैष्णव को। ठीक है, अगर हम बात करें, ये जो है हमारा गुरुग्राम, ये कहाँ पर है? हरियाणा में। कहाँ पर है ये? हरियाणा में। ठीक है, अगर हम बात करें, ये क्या है? हरियाणा का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। जनसंख्या वाला जिला कौन सा? दूसरे नंबर का। फर्स्ट नंबर का कौन है? फरीदाबाद। फर्स्ट नंबर कौन सा है? फरीदाबाद। ठीक है, तो हरियाणा के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, जो हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके राष्ट्रीय उद्यान देखो, राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है, अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा कलेसर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? तो ये दोनों कहाँ पर है आपके? हरियाणा के अंदर। दोनों कहाँ पर है? ये हरियाणा के अंदर है। ठीक है, तो बात कर, हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल सिंह खट्टर। मनोहर लाल सिंह खट्टर। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं इसके राजधानी क्या है हरियाणा की? हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़, चंडीगढ़ की चंडीगढ़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्रेडिट कार्ड आधारित यूपीआई भुगतान को अनुमति देने वाला पहला पीएसबी कौन बना है? तो ये कौन बना है? कैनरा बैंक। कौन बना है? कैनरा बैंक। देखो इसने क्या किया है, जो रुपे डेबिट कार्ड होता है, ठीक है, रुपे डेबिट कार्ड के थ्रू इसने एक ऐप लॉन्च की है। इस ऐप का क्या नाम है? कैनरा AI फर्स्ट बैंकिंग सुपर ऐप। ठीक है, इस ऐप के थ्रू इसने क्या करा है, जो यूपीआई का भुगतान देने को अनुमति दी है। ठीक है, अगर बात करें हम NPCI, ठीक है, NPCI, ठीक है, इसके साथ मिलकर क्या है, इसने ये काम किया है। तो थोड़ा सा NPCI के बारे में जान लेते हैं। तो पहले तो देखो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है, हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? देखो इसकी स्थापना RBI ने करी थी। कब की थी ये? 2008 में। कब की थी? 2008 में। हेडक्वार्टर कहाँ बनाया था इसका? मुंबई में। मतलब ये मुंबई में स्थित है, हेडक्वार्टर तो नहीं कह सकते इसका प्रॉपर। ठीक है, अब देखो NPCI के अंतर्गत क्या क्या काम होते हैं, जो आधार कार्ड से बैंकिंग थ्रू जो भी काम होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। अगर कोई साइबर कैफे चलाता है तो साइबर कैफे में सबसे ज्यादा काम इसमें करता है। जैसे तुम्हारा AEPS हुआ, ठीक है, अंगूठा लगा कर आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं, ठीक है, अपने बायोमेट्रिक के थ्रू। दूसरा इसमें IMPS इसके थ्रू आता है, जो हम पैसों को ट्रांसफर करते हैं, तुरंत इमीडिएटली पैसे ट्रांसफर होते हैं, वो IMPS के थ्रू होते हैं। ये भी NPCI के अंतर्गत आता है। तो रुपए क्रेडिट कार्ड, ये भी किसके अंतर्गत आता है? NPCI के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोहत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विंसन शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। देखो इसका उद्देश्य क्या है? का उद्देश्य क्या है
इसका उद्देश्य है दोष सिद्धि की प्रक्रिया में तेजी लाना। ठीक है, विशेष रूप से जैसे हम कहते हैं बलात्कार, बलात्कार, हत्या, गोहत्या, धर्म परिवर्तन, तो जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं। ठीक है, जैसे जघन्य अपराध इसके अंतर्गत आते हैं। और दूसरी चीज आती है पोस्को, पोक्सो। ठीक है, तो पोक्सो अधिनियम है, ये आता है इसके अंतर्गत। पोस्को अधिनियम में क्या होता है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण। ठीक है, यौन अपराध में जिसमें बच्चों को संगलित किया जाता है उसके लिए बहुत हार्ड कानून है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी पोस्को अधिनियम की। ठीक है, अगर हम बात करें पोक्सो अधिनियम, ये कौन से आर्टिकल में आएगा, 21 आर्टिकल में आएगा। किसके अंतर्गत आएगा ये, 21 आर्टिकल में आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, रो हिटमैन नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, बी हुसैन जेदी। ठीक है, रो हिटमैन। देखो ये सबसे बड़ी चीज है जो ये एक बायोग्राफिक लिख रहे हैं। ठीक है, किस नाम से, रो हिटमैन। देखो इसके जो मुख्य, किसकी बायोग्राफी लिख रहे हैं, इसमें बायोग्राफी लिख रहे हैं लीमा उर्फ लक्की। ठीक है, लीमा उर्फ लक्की या लक्ष्मण सिंह बिष्ट, लक्ष्मण सिंह। ठीक है, इसकी इनकी बायोग्राफी लिख रहे हैं। ठीक है, तो लक्ष्मण सिंह बिष्ट जो है ये कौन है, देखो ये ओबामा के 2010 जब हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, उनकी सुरक्षा में इन्होंने योगदान दिया है। प्रधानमंत्री जब जिस समय गुजरात के सीएम थे उस समय उनकी सुरक्षा में इनका योगदान रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज इसमें आती है इसकी पब्लिशर। इसकी जो इसे पब्लिश करा है वो किसने किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो याद कर लेना अभी हाथों हाथ या कॉपी में लिख लेना बहुत अच्छे से। अमेरिकी पब्लिशर्स साइमन एंड शूस्टर। ठीक है, इसने से पब्लिश किया है। तो ये जो जिसने जो अमेरिकी पब्लिशर साइमन एंड शूस्टर है, ये जो पब्लिश करने वाली है ये दूसरे नंबर की है जो इन्हें पब्लिश किया है। किसे, रो हिटमैन को। तो ये दूसरे नंबर पे पब्लिश किया, पहले नंबर पे इन्होंने सचिन तेंदुलकर को करा था। सचिन तेंदुलकर की जो हमारी बायोग्राफी थी उसे क्या इन्होंने पब्लिश करा था। ठीक है, दूसरे नंबर पे किसे क्या है, रो हिटमैन को। ठीक है, अगर बात करें हम रो के बारे में तो रो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, RAW। ठीक है, तो रो क्या फुल फॉर्म होती है उसकी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ये। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, रो की स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968। ठीक है, क्यों हुई थी, भारत और जब चीन का युद्ध हुआ था, भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था, 1962 में। ठीक है, उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी जब इसकी जरूरत पड़ी थी। ठीक है, अगर हम बात करें रो के अध्यक्ष कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष कौन है, सामंत गोयल। क्या नाम है उनका, सामंत गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए MD व CEO कौन बने हैं। ठीक है, तो ये कौन बने हैं, रोहित जावा। कौन बने हैं, रोहित जावा। ठीक है, अगर बात करें हम इससे पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे संजीव मेहता। कौन थे, संजीव मेहता। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये जो थे 2013। ठीक है, 2013 में ये क्या थे, ये पद इन्होंने संभाला था। ठीक है, अगर बात करें हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की, देखो यूनिलीवर जो है ये ब्रिटिश कंपनी है। ठीक है, और जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है ये इसी के अधीन है। ठीक है, तो ब्रिटिश यूनिलीवर के अधीन है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, ये कंपनी है। ठीक, अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, देखो इसकी स्थापना हुई थी 1931 में, अंग्रेजों के समय में। तो जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम क्या था, हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, उसके बाद में 1956 में फिर परिवर्तन हुआ। 1956 में इसका नाम रख दिया गया हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। क्या रख दिया गया, हिंदुस्तान लेबर लिमिटेड।
ठीक है। तो 1956 में इसका नाम भी रख दिया गया, 2007 में इसका नाम क्या, हिंदुस्तान यूनिलीवर रख दिया गया। ठीक है। अगर बात करें हम जो इसकी बात करें 1956 में क्या है, इसका नाम क्या रख दिया गया, हिंदुस्तान लेबर यूनिवर्सिटी। ठीक है। लेकिन ये अब भी क्या है, इसके अंतर्गत, ये ब्रिटिश के अंतर्गत ये यूनिलीवर कंपनी आती है, हमारी हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताजा जारी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है, कौन सी रही है, MIT, कौन सी रही है, MI, ये क्या है, फर्स्ट नंबर पे रही है। ठीक है। अगर इसकी हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो ये कहाँ की है, USA की है। ये लगातार 12वीं बार क्या फर्स्ट पोजीशन पाई है, लगातार 12वीं बार फर्स्ट पोजीशन पाई है। ठीक है। और दूसरे नंबर पर कौन सी आई है, कैम्ब्रिज, दूसरे नंबर पर कौन सी है, कैम्ब्रिज। थर्ड नंबर पर कौन सी आई है, ऑक्सफोर्ड, कौन सी आई है, ऑक्सफोर्ड। ठीक है। अगर हम भारत की बात करें, ठीक है, भारत की अगर हम बात करें तो भारत की बात करने के दूर हम भारत को सोच भी नहीं सकते, हम बात करेंगे एशिया की, क्योंकि भारत कहाँ आता है, एशिया में। तो एशिया में भी एक यूनिवर्सिटी क्या है, इनके टॉप 10 में आई है, वो भी 8th नंबर पे। उसका क्या नाम है, NUS, क्या नाम है, NUS, पूरा नाम क्या है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो इससे पता लग रहा होगा कि हमारे देश में शिक्षा का, यूनिवर्सिटी का कितना बड़ा रोल है। ठीक है। हमारी शिक्षा कहाँ जा रही है, इनकी शिक्षा कहाँ उठ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है, जो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन है, देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। आखिर इसका उद्देश्य है ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना की जांच करना, तंत्र की स्थापना की जांच करना। ठीक है। अब देखो पारिस्थितिकी तंत्र, अब देखो इसकी डेफिनेशन अगर आपको पता है तो आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। इसकी मैं डेफिनेशन बताता हूँ। देखो पर्यावरण का क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन होती है एक तो मानव, ठीक है, पर्यावरण, ये दो चीज है। तो पर्यावरण का मानव पर जो इफेक्ट पड़ता है, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है। और जो ये इससे मिलकर जो तंत्र बनता है उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। मतलब पर्यावरण के मानव पर पड़ने वाले प्रभाव, क्या कह सकते हैं, मानव द्वारा पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है, वे सब किस में आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब देखो इसका ये एक तो ये उद्देश्य होगा, ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना की जांच करना। दूसरी चीज क्या होगी, हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति और उभरती प्रौद्योगिकी पर चर्चा करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के वैश्विक विशेषज्ञों के साथ एक साथ लाना। मतलब क्या हो जाएगा इसमें, जो हमारी जितने भी नई नई टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन को जो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी के अंदर लाए, वैश्विक स्तर पर भी उनको सबको साथ में इकट्ठा करके उनकी नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें भारत ने क्या कर रखा है, भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन भारत को हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन और निर्यात केंद्र बनाने का लक्ष्य भारत ने रख रखा है। 2070 तक क्या है, शून्य, शुद्ध शून्य कार्बन, शुद्ध शून्य कार्बन, ठीक है, और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। ठीक है। और दूसरी चीज क्या कर रखा है, हाइड्रोजन ईंधन, हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन और निर्यात केंद्र। तो मतलब भारत को इतना हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन करना है जिससे भारत क्या उसका निर्यात भी कर सके। हम बात करें हमारे देश में जो ये चलेगी तुम्हारी हाइड्रोजन ट्रेन, ये कहाँ चलेगी, हरियाणा में, हरियाणा में भी कहाँ पर, जिंद में, हरियाणा के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब वर्ल्ड में कहाँ चलेगी, जर्मनी में चली सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, DBS बैंक इंडिया का प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, ये क्या है, रजत वर्मा को किसे नियुक्त किया गया है,
रजत वर्मा को, ठीक है। अगर हम बात करें डीबीएस, तो डीबीएस क्या है, द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ठीक है। तो ये क्या है, द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। तो इसका सीईओ कौन बना है, रजत वर्मा। अगर हम बात करें इसके, सॉरी, इसके क्या बने, प्रबंधक निदेशक बने हैं। अगर हम बात करें इसके सीईओ की, इस सीईओ कौन है, पीयूष गुप्ता। क्या नाम है, पीयूष गुप्ता। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सिंगापुर, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1968 में, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।